क्या सीखें उनसे? उनसे हमें मुख्य रूप से 3-4 बातें सीखनी है। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ सीखा है 3 व्यक्तियों से सीखा है। बुद्ध से सीखा, कबीर से सीखा और ज्योतिराव फुले से सीखा। सच बात है कि उन्होंने अपनी मां भीमाबाई से भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मां ने ही सिखाया था कि भूल के भी झगड़ा मत करना, पढ़ना। और उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट यह भी था कि जब उनकी मां की मृत्यु हो रही थी तो कोई वैद्य उनके घर तक नहीं आए, क्योंकि वो अछूत महिला थी, तो वैद्य उनके घर में कैसे आ सकता था। और तब उनको लगा कि मेरी मां जिस रोग से मरी वो तो चलो एक दैहिक रोग था, पर ये समाज जिस मानसिक रोग से ग्रस्त है उसका इलाज जरूरी है। और जीवन भर उन्होंने वो किया। अंबेडकर जी से आपको और हमें क्या सीखना चाहिए? मैं तो अपने हिस्से का सीखता हूं, आपको भी क्या सीखना चाहिए? देखिए, जो समाज का वंचित समुदाय है जिसमें हम में से अधिकांश लोग आते हैं, आपको समानता की स्थिति में आना है। अंबेडकर जी एक बड़ा सुंदर संविधान देश का लिख के गए हैं। उस संविधान में एक हिस्सा मूल अधिकारों का है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे संविधान के मूल अधिकारों में सबसे पहला अधिकार समानता का है, न कि स्वतंत्रता का है, क्योंकि समानता जरूरी है। और अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, ये 5 अनुच्छेद पूरी तरह से समानता को साबित करने का प्रयास करते हैं। और आर्टिकल 17 में साफ साफ लिखते हैं अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध होगा और दंडनीय होगा। अपने मरने से 1 साल पहले दबाव डाल के 1955 में उन्होंने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी पारित करवा लिया, जिसके तहत अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता को या छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? आपको क्या सीखना चाहिए? पहली बात, उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है और जो इसको जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। बिना शिक्षित हुए कुछ नहीं मिल सकता। और यहां तक कहा कि तुम्हारे पैर में जूते हो ना हो, हाथ में किताब होनी चाहिए। क्योंकि एक जीवन में अगर आप चाहते हैं कई जीवन के बराबर जिंदगी जी के आगे बढ़ना, उसका एक ही रास्ता है, किताबें, पढ़ाई। इसके उदाहरण खुद डॉक्टर अंबेडकर हैं। आपके समाज के पास ना उतना पैसा है, ना उतनी जमीन है, ना उतनी संपत्ति है, ना उतना रसूख है, ना उतनी पॉलिटिकल ताकत है। जिन समुदायों, जिन परिवारों के पास ये सब नहीं होता, उनके पास आगे बढ़ना एक ही रास्ता बचता है, वो है शिक्षा, तालीम। और सोशल मीडिया ने एक अच्छा काम ये किया गया कि अच्छी अच्छी पढ़ाई, अच्छे अच्छे अध्यापक अब आपके मोबाइल फोन की मदद से आप सबके घर के अंदर पहुंच चुके हैं। अब तो हमारे पास ये भी कहने को नहीं है कि अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं। जो टीचर दिल्ली को मिलते हैं, जो जेएनयू को मिलते हैं, जो मुंबई को मिलते हैं, देश के अच्छे अच्छे संस्थान को मिलते हैं, हार्वर्ड को मिलते हैं, वो सारे के सारे ऑनलाइन, और उनमें से बहुत सारी क्लासेस उनके निःशुल्क यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। अगर आपके अंदर पढ़ने की जिद हो तो आज पढ़ना पहले की तुलना में बहुत आसान हो चुका है। असली बात है कि आपके अंदर वो जिद है या नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो समाज के पिछड़े समुदाय से आते हैं और उनको इस बात की बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं पिछड़े समुदाय से हूं। उनको आरक्षण मिलता है, वो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, और आईएएस आईपीएस बनने के बाद कोशिश करते हैं कि उनकी वो पहचान खत्म हो जाए कि वो पिछड़े समुदाय से हैं, और वो किसी उच्च समुदाय के व्यक्ति से शादी ब्याह करके अपने आप को वहां एक्सेप्ट करवा ले किसी तरह से। ऐसी उधेड़-बुन में लग जाते हैं। मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाह रहा हूं, जिस समाज से आप हैं उस समाज को लेकर शर्मिंदा कभी नहीं होना है, एकदम नहीं होना। आप सिविल सेवक बनेंगे, नेता बनेंगे, पुलिस वाले बनेंगे, जज बनेंगे, जो भी बनेंगे, आपकी मुख्य जिम्मेदारी संविधान के प्रति है, अपने दायित्वों के प्रति है, एकदम ठीक बात है, उसमें कोई कोताही करने में नहीं चाहिए। पर ध्यान रखना है, आरक्षण के पीछे का मूल तर्क क्या है? आप सोच के देखिए कि इस देश में कुल नौकरियां अगर मैं मान लूं केंद्र में तो 1 लाख के आसपास, जिनमें एससी समाज के 15,000 के आसपास होंगी।
एससी समाज की कुल आबादी अगर हम देखें, इस समय 16% से ऊपर आबादी है। अगर 150 करोड़ दिमाग में रखने या 140 करोड़ रखे तो 23 करोड़ के आसपास आबादी दलित समाज की या एससी समाज की भारत में। 23 करोड़ में से अगर 15,000 लोग नौकरी पा लेंगे, क्या इससे दलित समाज की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी? नहीं होगी, वो तो 15,000 की होगी। तो आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण का उद्देश्य ये नहीं है कि लोग अमीर हो जाए, वो तो 15,000 होंगे। आरक्षण का उद्देश्य ये है कि जब पूरे एक गांव में एक दलित बच्चा या एसटी बच्चा या ओबीसी बच्चा आईएएस बनता है या जज बनता है, उस गांव के हर व्यक्ति को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि दिक्कत आएगी तो मेरा छोटा भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है, और आपको वो छोटा भाई छोटी बहन बनना है। जिस दिन आप सफल हो जीवन में, आपके समाज ने बहुत आहुति दी है आपकी सफलता में, और आप जिंदगी भर भी उनकी मदद करेंगे तो अपना उधार चुका नहीं पाएंगे। कोई बदतमीजी कर रही है, गैर कानूनी कृत्य कर रही है, तो उस पुलिस को आप फोन करेंगे तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये आप पक्का कर सकते हैं। अंबेडकर साहब से सीखना चाहिए कि मैं जिस पृष्ठभूमि से हूं उस पर शर्माना नहीं है। अगर वो पीछे की स्थिति है तो उससे लड़ना है, और अपने साथ साथ अपने पूरे समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना है, ये सीखना है। तो पहली बात सीखनी है पढ़ाई, दूसरी बात सीखनी है अपने समाज का साथ देना। पीछे कोई भी हट सकता है। जाति को लेकर कबीरदास ने बड़ी गहरी बात कही थी कि व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता से होनी चाहिए, मेहनत से होनी चाहिए। जाति में क्या रखा हुआ है? उन्होंने कहा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान पूछो, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान में क्या रखा है? तलवार की कीमत है। और यदि हम कहते हैं कि पिछड़े समाज के लोग पढ़ने में पीछे हैं, तो ऐसा क्या था कि एक बच्चे को मौका मिला और वो पूरी संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बन गया? इसका मतलब है कि अवसर मिले, जुनून हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और मेरे पास जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं बहुत सारे हैं, उनमें से एक डॉक्टर अंबेडकर हैं। जब जब मैं इस रूप में प्रेरित होना चाहता हूं कि किन व्यक्तियों ने अपनी जिंदगी की आहुति देकर एक पूरे समाज, एक पूरे राष्ट्र की जिंदगी बदली, मुझे अब्राहम लिंकन, मेरी गूज, रोजा पार्क्स, डॉक्टर अंबेडकर, ऐसे कुछ नाम याद आते हैं। और मेरा मन कहता है कि मैं अपने समाज के बच्चों से, केवल आपसे नहीं, मैं अपने घर के बच्चों से भी यही कहता हूं कि जिंदगी जियो तो वैसी जियो कि आपके जाने के बाद लाखों करोड़ों व्यक्तियों का जीवन बेहतर बने। और ये मजाक नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कहा कि भाई नायक पूजा मत करना। जब लोग उनका जन्मदिन मनाते थे वो बुरा मानते थे कि यार तुम बिना बात के मुझे भगवान बना रहे हो, ऐसा मत करो। नाराज होते थे कि ये तुम मुझे भगवान बना दोगे तो तुम अपनी जिम्मेदारी भूल जाओगे, सोचोगे भगवान था, इसी का काम था, मेरा काम नहीं, ऐसा मत करना। उन्होंने खूब मना किया। समाज की अपनी मजबूरी है कि यदि कोई व्यक्ति इतना महान काम करके जाए तो उसको सम्मान न दे तो क्या करे। इससे उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है, पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। 14 अक्टूबर का दिन भी नागपुर में मनाते हैं। आज 7 नवंबर, आज का दिन बड़ा पवित्र है। आज वो जीवन में पहली बार स्कूल में गए थे, उसी स्कूल में जहां दरी हाथ में लेके जाना होता था। ये उसी स्कूल की बात है। और मुझे खुशी है कि ये जो संगठन है यहाँ इस दिन को मना रहा है, और मैं एक अंतिम हिस्से की भूमिका निभानी होती है। अम्बेडकर जी ने अपने हिस्से की भूमिका निभा दी है, आपकी बाकी है। ठान लीजिए, इतना पढ़ना है। उस आदमी को सोचिए, वो उसने अपने जीवन में पहला रिसर्च एंथ्रोपोलॉजी में किया। अम्बेडकर जी ने एंथ्रोपोलॉजी के विद्वान, इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, और वो व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस और संविधान का एक्सपर्ट बना बाद में। जिस विषय में बात करेंगे उस विषय का एक्सपर्ट बना। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमर कर सकते। और मैं अंत में ये बात कहकर समाप्त करूंगा, ठान लीजिए उन्हीं की बात, पैरों में जूते हो ना हो। तुम लोग ध्यान से समझो, पानी की बोतल मिले ना मिले, हाथ में किताब होनी चाहिए। और किताब सूरज से धूप बचाने के लिए नहीं होती है। आप बचा लो, कोई बात नहीं, टेंशन मत। किताब इसलिए नहीं चाहिए कि धूप से बचना है,
किताब इसलिए चाहिए कि धूप जैसा तेज अपने अंदर पैदा हो। और एक बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए सफदर हाशमी, उन्होंने मजदूर समाज के लिए एक बात कही थी जो मैं आपको कह रहा हूं। उन्होंने एक गीत लिखा कि शिक्षा से ही बदलाव हो पाएगा। वो कहते हैं, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उस लड़ाई में ना बंदूक चाहिए, ना तोप चाहिए, ना लाठी चाहिए, ना भाला चाहिए, डंडा नहीं चाहिए, किताब चाहिए, अक्षर चाहिए। और पढ़ना क्या है? हर चीज पढ़नी है। संविधान को घोट लेना है ताकि आपको पता रहे क्या अधिकार है। कानून को ठीक से पढ़ना है, सीआरपीसी आईपीसी को ठीक से पढ़ना है ताकि कोई आपके खिलाफ ज्यादती न कर सके। हर नागरिक को पता होना चाहिए कि मेरे क्या अधिकार हैं और मैं राज्य से क्या उम्मीद कर सकता हूं। साहित्य भी पढ़ना है और वो साहित्य देखना है जो साहित्य आम आदमी के पक्ष में है, वो साहित्य नहीं जो भव्य इमारतों के बारे में है। अदम गोंडवी जैसे साहित्यकार को पढ़ना है, कबीरदास को पढ़ना है जो समाज के आम व्यक्ति की जिंदगी को ठीक से समझता है, समझाता है। अदम गोंडवी ने आपके समाज के एक छोटे हिस्से के बारे में इतनी गहरी कविता लिखी, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। ऐसा साहित्य पढ़ना है जो साहित्य समाज के उन वर्गों के बारे में है जिन्होंने जिंदगी की तलखी को, बुराइयों को, संघर्षों को सबसे ज्यादा सहन किया है, उनको पढ़ना है। तकनीक को पढ़ना है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि जो समाज विज्ञान नहीं पढ़ता, ज्योतिबा जी ने भी कहा था, जो समाज विज्ञान नहीं पढ़ता वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। विज्ञान पढ़िए, तकनीक पढ़िए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़िए, जो भी नई चीजें हैं जिनसे भविष्य में विकास होगा उन सब में पढ़ाई करनी है। और जितना पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे, बस ध्यान रखना है आगे सिर्फ आप नहीं बढ़े हैं, आपका समाज आपके साथ आगे बढ़े, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये कह के बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।